ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का या इतिहास में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का या कोई भी व्यक्ति जिन्हें इतिहास या राजनीति शास्त्र में दिलचस्पी है उनके लिए जो है हम आधुनिक भारत के इतिहास में इंडियन कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के में देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, और उसी में हम लोगों ने जैसे पहले में देखा किस प्रकार 1857 की क्रांति हुई, किस प्रकार से जो है ट्राइबल्स जो मूवमेंट चला, किस प्रकार से जो है कोया रिवेलियन हुआ, या फिर जितने भी अतीत में महत्वपूर्ण वैसे इवेंट्स जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि प्रभाव या इम्प्रिंट छोड़ती है, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत जब है स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो उसी उपलक्ष्य को आगे बढ़ते हुए जैसे गदर पार्टी की स्थापना कैसे हुई, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसको लेकर मिथ और कॉन्फ्लिक्ट क्या कहते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सूरत स्प्लिट के बारे में पढ़ा। तो इसको जब आगे आगे बढ़ते गए तब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे गांधीज स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। देखिए, गांधी जी का जो सत्याग्रह है उसकी जो उत्पत्ति, उसकी जो ओरिजिन कह सकते हैं वो साउथ अफ्रीका में हुई। तो गांधी अपना जो है प्रथम जो अंग्रेजों के खिलाफ जो कह सकते हैं युद्ध का राग जो छेड़े हुआ साउथ अफ्रीका से प्रारंभ हुआ। तो आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत पहले महात्मा गांधी जी का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। हालांकि महात्मा गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता इतिहास में, और इतिहास के पन्नों को जिसने भी पलटा होगा आज तक या फिर आधुनिक भारत के इतिहास में इनकी जो एक छवि है एक महात्मा के रूप में है। ठीक है जी। और तो और स्वतंत्रता संग्राम में इनका जो रोल है वो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि इनका जो जब से ये इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में प्रवेश करते हैं तब से अंग्रेजों की कह सकते हैं जड़ें जो है वो हिलाकर रख देते हैं और अंततः हम 1947 में आज़ादी प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि इनको लेकर बहुत सारे कह सकते हैं कि विवाद भी है, क्रिटिसिजम्स भी लोग करते हैं, जैसे भगत सिंह के फांसी को क्यों नहीं रुकवाया, इरविन जो पैक्ट हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, आगे चलकर जो है पार्टीशंस हुए, या फिर कांग्रेस को लेकर भी यह विवाद चलती है कि क्यों जो है टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया, या फिर लखनऊ पैक्ट उनके साथ क्यों किया, या फिर पूना पैक्ट है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हालांकि विवाद चलते रहते हैं। खैर, इनकी आज़ादी में योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, जो कि बाद में यह महात्मा गांधी के नाम से जो है विख्यात हुए पूरे भारत में और पूरे विश्व में। ठीक है जी। तो ये एक हिंदू जो है एक सांस्कृतिक और ट्रेडिशनल फैमिली परंपरागत परिवार में जन्म लिए थे, पोरबंदर जो कि गुजरात की एक जगह है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है जी। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो गांधी जो है अपनी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, वहाँ से मैट्रिकुलेशन और क्वालिफाइड करने के बाद कह सकते हैं कि बैरिस्टर के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया वार में। वार काउंसिल हर जगह होती है जैसे भारत में उसी प्रकार इंग्लैंड में। और यंग बैरिस्टर जो है फिर एक वकील बनकर अपनी वकालत पूरी होने के बाद वह भारत वापस लौटते हैं 1891 मतलब 1891 ईस्वी में वह उनकी भारत वापसी होती है, पुनः वह स्वदेश की ओर लौट जाते हैं। फिर आगे है बिगेन प्रैक्टिसिंग इन द बम्बई हाई कोर्ट। हालांकि बम्बई हाई कोर्ट में जो है वो प्रैक्टिस करना प्रारंभ करते हैं अपनी वकालत, लेकिन उतनी वकालत यहाँ चलती नहीं है। नॉट बीइंग सक्सेसफुल और अ सक्सेस एज अ लॉयर ही शिफ्टेड टू राजकोट, और फिर वह राजकोट चले जाते हैं। ठीक है जी। एंड पिटिशन राइटिंग ब्राउट हिम अ मंथली इनकम ऑफ ₹300, मतलब एक पिटिशन राइटिंग की जो कोर्ट का ही काम होता है उनमें इनको 300 का आय जो है आने लगता है। इन 1893 गांधी सेल्ड टू डर्बन। देखिए, गांधी जी की यात्रा जो साउथ अफ्रीका या डर्बन की तरफ गई, साउथ अफ्रीका ही कह सकते हैं, वह यात्रा भी एक लीगल केस के रूप में गया था। लीगल केस कहने का मतलब है किसी व्यक्ति का जो है किसी व्यक्ति ने अप्रोच किया था, ये तो बैरिस्टर और वकील थे ही, वकालत इनका कार्य ही था। तो उसी में एक दादा अब्दुल्लाह जो करके हैं एंड इनकी कंपनी एक इंडियन कंपनी थी, इंडियन फिल्म थी, उन्होंने ही इन्हें अप्रोच किया कि हमारी केसेस को आप फाइट करें एंड डूइंग ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, ताकि हम साउथ अफ्रीका में इंडियंस जो है व्यापार कर सकें। आगे है ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका गांधी फाउट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन which denied him to Indian community human rights and necessary
फॉर लिविंग अ सिविलाइज्ड लाइफ। देखिए जब ये साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं तो गांधी जी देखते हैं किस प्रकार से भारतीयों के साथ जो है अमानवीय व्यवहार अंग्रेजों के द्वारा, व्हाइट सुप्रीमेसी के द्वारा, सो कॉल्ड सुप्रीमेसी, दे आर नॉट सुपीरियर एज दे आर इक्वल एज द ब्लैक्स और द ब्राउन पीपल्स और इंडियंस और द साउथ अफ्रीकन्स नेटिव सिटीजन्स। लेकिन सो कॉल्ड व्हाइट सुप्रीमेसी जो है काले लोगों के पास या फिर भारतीयों के साथ किस प्रकार से अमानवीय व्यवहार करता था, उनके साथ जो है कह सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था वो चरम सीमा पे था। और इंडियन कम्युनिटी के साथ भी उनके जो मानव का एक मूलभूत अधिकार होना चाहिए, उनके साथ वह कह सकते हैं कि दोहरी नीति अपनाई जाती थी। उन्हें पार्क्स में अलाउड नहीं किया जाता था। जिस स्ट्रीट और गली से अंग्रेज गुजरते थे उस स्ट्रीट में कह सकते हैं कोई भी इंडियंस या ब्लैक सिटीजन जो है, आगे हम लोग जब आगे कभी पढ़ेंगे तो अपार्थीड के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, किस प्रकार साउथ अफ्रीका अपनी स्वतंत्रता संग्राम के जरिए इसको हटाता है और अभी देखो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। खैर वो चीज़ें हैं। तो जितनी भी अमानवीय घटना भारतीयों के साथ घट रही थी और जो कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए, एक सिविलाइज्ड लाइफ जीने के लिए आवश्यक थी, उसके लिए इन्होंने मतलब महात्मा गांधी ने अपनी युद्ध जो है वहाँ प्रारंभ किया। युद्ध कहने का मतलब है अंग्रेजों के खिलाफ जो है मोर्चा खोलना। ठीक है जी। आगे कंडीशंस ऑफ इंडियंस और 2 लाख इंडियंस मतलब 2 लाख से भी अधिक भारतीय नागरिक साउथ अफ्रीका में रह रहे थे उस कार्यकाल में। व्हेन गांधी हैड टू फाइट फॉर देयर कॉज और गांधी ने उनके कारण के लिए जो है अब लड़ना प्रारंभ किया। द इंडेंचर्ड लेबर वे ट्रीटेड एज सेमी स्लेव्स बाय द व्हाइट्स प्लांटर्स, racial racial disabilities with regard to right of citizenship, trade and ownership of property। देखिए जितने भी सेमी कह सकते हैं जो इंडेंचर्ड लेबर्स वगैरह होते थे, पहले देखिए जो बागबान की खेती होती थी, जो चाय की खेती होती थी, जो कॉफ़ी की खेती होती थी, उसमें अंग्रेज क्या करते थे, भारत से जो है लेबर के रूप में भारत के लोगों को ले जाकर और वहाँ कार्य करवाया जाता था, काम करवाया जाता था, पगार वगैरह बहुत कम दिया जाता था। और यहाँ जिक्र है कि सेमी स्लेव की तरह उनको ट्रीट किया जाता था, मतलब एक गुलाम की तरह उनके साथ बर्ताव किया जाता था जो भारतीय प्लांटर जो थे वहाँ जो काम करने गए थे लेबर्स के साथ। ठीक है जी। फिर रेशियल डिसेबिलिटीज़ तो था ही कि गोरे लोग जो थे वो काले लोगों से भेदभाव करते थे, उनको फिर सिटीजनशिप नागरिकता का अधिकार नहीं था। और इसके आगे ट्रेड कहने का मतलब है व्यापार का अधिकार नहीं था। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, वो कोई वहाँ प्रॉपर्टी ना खरीद सकते थे ना वहाँ व्यापार कर सकते थे। तो ये दुर्व्यवहार या कह सकते हैं या 12 कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो वहाँ दर्शाया जाता था किस प्रकार से नेटिव इंडियन सिटीजन्स के साथ और इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीकन के सिटीजन्स थे उनके साथ भी यह जो है पॉलिसी अपनाई जा रही थी। ठीक है जी। आगे है सब्जेक्टेड टू ऑल काइंड ऑफ इंडिग्निटीज इन देयर लाइफ, एवरी इंडियंस विदाउट एनी डिस्टिंक्शंस वाज कंटेम्पलोसली अ कूली विच मीन्ट अ लेबर। देखिए उनके साथ कोई भी उनका जो है स्वाभिमान नहीं था, जो कि एक सामान्य जीवन में या फिर जीवन जीने के लिए व्यक्ति को स्वाभिमान की आवश्यकता होती थी, वह भारतीयों के साथ वैसा नहीं था। उनके साथ पूरी की पूरी तरह भेदभाव थे। और इसके आगे उनका कोई भी जो है भारतीय वहाँ एक कूली की तरह ट्रीट किया जाता था। मिंट कि मतलब वहाँ कोई भी अगर भारतीय है तो उसका जो है कह सकते हैं उसे एक लेबर के रूप में देखा जाता था। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू वॉक ऑन द फुटपाथ, मैंने पहले ही बताया उन्हें फुटपाथ पे जो है चलने का अधिकार नहीं था। नाइट में उन्हें मतलब रात को बिना परमिट का कोई नहीं घूम सकता। आपको अगर यह बोल दिया जाए आज की स्थिति में कि आप नाइट को बिना परमिट का आप घूम नहीं सकते हैं सड़क पर, तो सोचिए आपकी क्या स्थिति होगी। मतलब एक गुलाम की तरह जो है व्यवहार किया जाता था, सलूक किया जाता था। They were prohibited to travel in the first and the second class railway compartment। ठीक है जी। और उन्हें जो है जो फर्स्ट क्लास होती है मतलब आप अभी देखोगे तो फर्स्ट क्लास एसी हो गया, सेकंड क्लास भी एसी है, थर्ड एसी है, फिर जनरल कैटेगरीज हैं, मतलब इन तरह का जो है। लेकिन वहाँ क्या था, ये सिस्टम तो थे बट इंडियंस को जो है फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है जी। उन्हें जो है ट्रेन का जो कह सकते हैं ना, ट्रेन के नीचे में देखिए जब बहुत भीड़ होती है ट्रेन में तो लोग नीचे भी बैठ के जाते हैं, मतलब ट्रेन का वो जो फ्लोर होता है उस पर बैठ के, मतलब फुटबोर्ड पे। और जो माल का डब्बा होता था उसमें इंडियंस को कह सकते हैं कि एकदम भर भर कर ठूस कर भेजा जाता था। कहने का मतलब यह हुआ कि इंडियंस को ट्रेन में वह सुविधाएं जो अंग्रेजों के द्वारा लिया जा रहा था, सेम फैसिलिटी इंडियंस को नहीं दिया जा रहा था।
दे वर नॉट परमिटेड टू इंटर होटल्स, वहाँ होटल वगैरह हो गए, मतलब उस कार्यकाल में जितने भी होटल्स वगैरह थे, रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, उनमें उनको जाने की अनुमति नहीं थी, जो कि रिजर्व था यूरोपियंस के लिए, जो कि यूरोपियंस अपने लिए बनाए थे और सिर्फ उसमें यूरोपियंस ही जाते थे। उनमें इंडियंस को या साउथ अफ्रीकन के जो नेटिव सिटीजन्स थे, जो काले लोग थे या फिर जो बुरे लोग थे जो इंडिया से गए थे, उन्हें वहाँ जाने का, वहाँ बैठकर खाने का इजाज़त नहीं था। Transvaals Indians were asked to do trade or residize in a specific areas which had highly unhygienic surroundings and no proper arrangement for light water supply and drainage। देखिए, वहाँ जो इंडियंस के साथ ट्रेड करने की थोड़ी बहुत अनुमति थी, लेकिन और रहने की उस जगह में उसको कह सकते हैं घर दिया जाता था, या वो जहाँ लोग रह रहे थे, जहाँ इंडियंस सिटीजन्स रह रहे थे, वहाँ ना ढंग की कोई लाइट की व्यवस्था थी, ना वहाँ स्वच्छ पानी आता था, और ना ही नाले का निकास वगैरह था जिससे कि वहाँ की गंदगी वगैरह हटाया जा सके। तो जितनी भी उनकी जो कंडीशन थी, उनकी जो सराउंडिंग थी, उनका जो इन्वायरमेंट था, जो वातावरण था, वो इतना अमानवीय था, या फिर कह सकते हैं इस प्रकार का था जिसमें कि एक मनुष्य क्या जानवर भी ना रहे। तो ये पूरी की पूरी उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता था इंडियंस के साथ, ठीक है जी। और जो है स्पेसिफिक एरिया बना दिया जाता था कि भाई यहाँ इसी एरिया में तुम बस सकते हो। अभी आपको कह दिया जाए, आप जैसे एक पार्टिकुलर दिल्ली में आप आए हैं, मुंबई जा रहे हैं, आपको कह दिया जाए कि आप भाई अब दिल्ली के मतलब एक पार्टिकुलर एरिया से आप बाहर नहीं निकलेंगे, आपको वहीं रहना पड़ेगा, आप पूरी दिल्ली घूम नहीं सकते। तो मतलब सोचिए उस प्रकार उस समय में, उस कार्यकाल में किस प्रकार का अमानवीय व्यवहार और भेदभाव किया जाता था भारतीयों के साथ। आगे है कैंपेन जो है 1। अब गांधी जी ने किस प्रकार से अंग्रेजों से लोहा लेना प्रारंभ किया, अंग्रेजों से लड़ना प्रारंभ किया और अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक मोर्चा और युद्ध छेड़ना प्रारंभ किया, उससे जो है अब लोहा लेना कह सकते हैं कि फाइट करने का इनिशिएट करते हैं। तो कैंपेन यहाँ 1 के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो गांधी हिमसेल्फ एक्सपीरियंस्ड दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द कोर्ट ऑफ डरबन। देखिए, गांधी जी जब कोर्ट में अपना पिटिशंस दे रहे थे साउथ अफ्रीका में, या फिर कह सकते हैं कि उस डरबन के कोर्ट में, तो वहाँ पे गांधी जी के साथ क्या किया कि यूरोपियन जो मजिस्ट्रेट था वो उसे कहा कि तुम अपना ट्रबन, देखिए गुजरातियों ट्रबन पहनते हैं, ट्रबन जो होता है ना पगड़ी, तो हर एक का, जैसे बिहार का, गुजरात का, पंजाब का अपने अपने तरीके का एक ट्रबन होता है, मतलब अपने ट्रेडिशनल जो परंपरागत होता है, जो वंशानुगत होता है, एक पहचान होती है ना कि गांव के लोग कैसे किस प्रकार से पगड़ी बांधा करते थे। तो गांधी जी जब वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे तो मजिस्ट्रेट के साथ जो है ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया और कहा कि तुम इस पगड़ी को उतार दो। आगे है, बट गांधी रिफ्यूज टू डू सो, गांधी नहीं उतारते हैं, वह रूम छोड़कर चले आते हैं इसके विरोध में। आगे, गांधी वॉज नॉट अलाउड टू ट्रैवल द फर्स्ट क्लास। सभी को मालूम है कि गांधी जो है एक पढ़े लिखे बैरिस्टर थे, लेकिन वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कह सकते हैं उनके साथ ये घटना घटी कि उनके साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया और उनको टिकट होते हुए भी, फर्स्ट क्लास का टिकट था, विदाउट टिकट नहीं थे, टिकट होते हुए भी गांधी जी को फोर्सफुली जो है उस फर्स्ट कंपार्टमेंट से फेंक दिया गया निकालकर। एंड इवेंचुअली इट वाज अ प्रपोज्ड बिल ऑफ द नेटाल गवर्नमेंट टू डिसफ्रेंचाइज इंडियन। इसके बाद ये तो गांधी जी को पता है कि एक रेल के डिब्बे से गांधी को बाहर फेंक दिया था। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि जिस प्रकार से तुम आज मुझे फेंक रहे हो, एक दिन आएगा जब हम अपने देश से तुम्हें बाहर निकाल फेंकेंगे। तो ये कुछ जो है गांधी जी के साथ जो है अमानवीय कह सकते हैं व्यवहार अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। वे और एक इसके बाद एक कह सकते हैं बिल आता है, मतलब जो है यूरोपियन के द्वारा या फिर उस वक्त के अंग्रेज के द्वारा कि है गवर्नमेंट टू डिफ्रेंचाइज इंडिया, मतलब जितने भी इंडियंस थे उसको डिफ्रेंचाइज कर देने की बात कही जा रही है। ठीक है जी, कहने का मतलब है कि जिनको जो वोट वगैरह देने का अधिकार था, इन तमाम चीज़ों का और जो भी मूलभूत अधिकार थे, वैश्विक अधिकार थे, उन तमाम चीज़ों को छीन लेने की बात कही जा रही है। आगे है, गांधी रीड a news item that the Natal legislature was going to pass the above bill। देखिए, जो नाटाल का जो लेजिस्लेचर है, ठीक है जी, वो जो है इस जो है डिफ्रेंचाइज बिल को पास करने जा रही है। दिस इन्फ्लुएटेड गांधी, और यह गांधी जी को बहुत बुरा लगा, और दिस द फर्स्ट नेल इनटू आवर कॉफिन, और उन्होंने कहा कि दिस इज द फर्स्ट नेल इनटू आवर कॉफिन। ठीक है जी, ये एक फ्रेज है। आगे है कि when इंडियन मर्चेंट आस्क्ड गांधी टू हेल्प देम टू फाइट द बिल, और फिर जो इंडियन जितने भी मर्चेंट्स थे, मर्चेंट मतलब जो व्यापार वगैरह करते थे,
उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि इस लड़ाई में आप हमारा योगदान दें। ही डिसाइडेड टू पोस्टपोन हिज रिटर्न, और उन्होंने वो जो भारत आने वाले थे उसको पोस्टपोन्ड कर दिया। वह इंडिया जो है अभी आने के लिए तैयार थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ देर के लिए पोस्टपोन्ड किया। एंड फेयरवेल पार्टी, जो फेयरवेल था मतलब गांधी जी की विदाई की जो पार्टी था, विदाई समारोह कह सकते हैं, उसको जो है कमिटी टू प्लान एजिटेशंस अगेंस्ट द बिल, उसको एक कमिटी का निर्माण किया गया उसी फेयरवेल में, जिससे कि प्लान बनाया जाए कि किस प्रकार से हम अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह करें, अंग्रेजों का सामना करें। आगे है, गांधीज फर्स्ट endeavor was to infuse a strong sense of solidarity into heterogeneous element composing the Indian community of the Natal. He formed association in 1893 and named Indian Natal Organization। देखिए, जितने लोग वहाँ रह रहे थे, मतलब कह सकते हैं कि भारत के लोग साउथ अफ्रीका में, तो उनके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस थी। कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, मतलब जितने भी। फिर इसके साथ साथ बहुत सारी जाति, धर्म, भाषाओं के आधार पर बहुत सारी भिन्नताएं थी। तो एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी था इंडियंस का। तो सबसे पहला गांधी जी का यह प्रयास किया गया कि किस प्रकार से हम तमाम इंडियंस को, चाहे किसी भी धर्म, भाषा, लिंग, किसी भी आधार के पे कह सकते हैं, उनमें जो मतों का विभाजन है उसे सॉर्ट आउट करके सबको एक करें, मतलब सबको यूनाइट करें, जिससे कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सॉलिडरिटी, मतलब एक संगठन का निर्माण करें। ठीक है जी, एक एसोसिएशन बनाए, और उसका नाम उन्होंने दिया इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी डिफरेंट लोग थे उसको सबको एक में बनाकर एक इंडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया। आगे, गिव वाइड पब्लिसिटी टू इंडियंस टू सिक्योरिंग सपोर्ट फ्रॉम द पीपल एंड गवर्नमेंट इन इंडिया एंड इंग्लैंड। इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड अ रिसोल्यूशन अगेंस्ट डिसफ्रेंचाइजिंग बिल। देखिए, और साथ साथ उन्होंने इंडिया में भी इसकी पब्लिसिटी बढ़ाया ताकि अंग्रेजों का क्रिटिसाइज हो। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है, भारतीय जो नेशनल कांग्रेस थी, राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें जो है एक रिसोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित किया गया जो कि क्रिटिसाइज करती है और अगेंस्ट थी, विरोध करती है डिसफ्रेंचाइजिंग बिल का। आगे द नेशनल लेजिस्लेचर्स पास्ड द बिल एंड द गवर्नर गेव हिज एसेंट। देखिए, लेकिन वहाँ की जो लेजिस्लेचर थी इस डिसफ्रेंचाइज बिल को पास कर देती है और गवर्नर उसमें हस्ताक्षर भी कर देते हैं, सहमति भी दे देते हैं। तब गांधी जी ने एक लॉन्ग पिटीशन फाइल किया। कहाँ? 10,000 लोगों का उसमें साइन था। किसके पास? तो कॉलोनियल सेक्रेटरी इन इंग्लैंड, जो कॉलोनियल सेक्रेटरी थे इंग्लैंड में बैठे हुए, उनसे अपील किया। और रानी से भी, जो महारानी जैसे क्वीन एलिजाबेथ अभी महारानी है, उनके समक्ष जो है एक पिटीशंस, एक विरोध का पत्र दायर करते हैं कि इस बिल को आप अप्रूव ना करें। ठीक है जी। लेकिन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होने के बाद भी कॉलोनियल ऑफिस इन लंदन vetoed द बिल ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इनहेबिटेंट ऑफ अनदर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है जी। अब है कि इस बिल को लेकर अंग्रेजों के मध्य में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुआ, लेकिन पूरी की पूरी तरह से यह बिल वापस नहीं लिया गया। एंड दे obtained their object by passing the bill in an amended form। देखिए, उस बिल को कह सकते हैं पूरी की पूरी तरह से वापस नहीं लिया, बल्कि अमेंड किया गया उस बिल को, मतलब उसमें कुछ संशोधन करके उसने पारित करवा लिया। तो इस बिल में था कि नो नेटिव ऑफ द कंट्रीज नॉट ऑफ यूरोपियन ओरिजिन which had not hit auto processed elective institution founded on parliamentary franchise were to be placed on a voters list unless they obtain exception from the governor general, and the amended bill was finally approved। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा नागरिक जो कि यूरोपियन नहीं है, मतलब नेटिव इंडियंस या फिर नेटिव कह सकते हैं नेटिव साउथ अफ्रीकन्स या फिर यहाँ के जो इंडियंस वहाँ गए थे व्यापार करने या काम करने, कोई भी इन लोगों को जो है अब वोट देने का अधिकार, ट्रेड करने का अधिकार, या जो मूलभूत जो है अधिकार कह सकते हैं, वो उन्हें नहीं दिया जाएगा। और कुछ एक्सेप्शन में, जिसे कि गवर्नर जनरल अगर अप्रूव किए तो उन तमाम लोगों का जो है उसे कुछ अपवाद के तौर पर देखा जा सकता है, अगर गवर्नर जनरल के रूप में उन्हें कुछ छूट मिले तो। बट तमाम इंडियंस के साथ यह डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव अपनाया गया। गांधी कंटिन्यू टू हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन गांधी जो है अपनी स्ट्रगल को, अपनी विरोध को, अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं बाय राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स
पत्र के जरिए, आर्टिकल्स पेपर में छपवाकर और पैम्पलेट्स वगैरह कह सकते हैं, पत्रिकाएं वगैरह बंटवाकर और मोबिलाइजिंग पब्लिक सपोर्ट, जिससे कि उन्हें पब्लिक सपोर्ट मिल सके। ठीक है जी। और इसमें बहुत सारे यूरोपियंस भी जो है उनके खिलाफ हो गए इसको देखते हुए वहाँ पे। ठीक है जी। और उन पे कई बार यूरोपियंस ने हमला भी किया है। हाउएवर गांधी डिड नॉट डिटर फ्रॉम कैरिंग हिज कैंपेन, लेकिन गांधी फिर भी हार नहीं माने और अपनी जो लड़ाई है अंग्रेजों के खिलाफ इस बिल को लेकर वो आगे बढ़ाते गए। इन हिज नेक्स्ट विजिट टू इंडिया, वो फिर वापस जो है इंडिया एक बार विजिट करते हैं। ये अटेंड द कांग्रेस सेशन ऑफ द कलकत्ता, कलकत्ता में जो कांग्रेस के सेशन हुई थी उसमें वो अटेंड करते हैं, हाजिरी लगाते हैं। एंड सक्सीडेड इन प्लॉटिंग अ रिसोल्यूशन ऑन कंडीशन ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, और एक प्रस्ताव को पारित करवाते हैं जिसमें कि तमाम भारतीयों की जो स्थिति थी साउथ अफ्रीका में उसमें अंग्रेजों का क्रिटिसाइज करते हैं, अंग्रेजों का विरोध करते हैं। और उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि उस बिल को वापस लिया जाए और अंग्रेज जो है भारतीयों के साथ सही सलूक करे, सही अच्छे से वेतन दे, पगार दे, ट्रेड करने की अनुमति दे। इन 1902 ही अगेन रिटर्न टू साउथ अफ्रीका, और 1902 में यह फिर से अफ्रीका जाते हैं। नाउ स्टेट दे कंटिन्यूसली फॉर 2 ईयर, और वो 12 साल लगातार रहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वो फाइट, मतलब अपनी लड़ाई जो है जारी रखते हैं। आगे है, गांधी हैज वंस टोल्ड द ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन द साउथ अफ्रीका, व्हाट वी इंडियंस वांट इज नॉट द पॉलिटिकल पावर, व्हाट वी डू विश टू लिव साइड बाय साइड विद द अदर ब्रिटिश सब्जेक्ट इन द पीस विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए, गांधी कहते हैं, जो वहाँ के ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे, उनको वह कहने का प्रयास करते हैं कि इंडियंस जो है आपका राजनीतिक अधिकार नहीं मांगता, सत्ता नहीं मांगता है कि वो कुर्सी पर बैठे या फिर हम एक नेता की तरह, मतलब सत्ता का लालची, मतलब वो नहीं मांगता, बल वो बस इतनी आशा करते हैं, विश करते हैं, इतनी आकांक्षा करते हैं कि तमाम लोगों की तरह, ठीक है जी, तमाम ब्रिटिश सब्जेक्ट की तरह वह भी डिग्निटी के साथ, स्वाभिमान के साथ, ठीक है जी, अपनी व्यक्ति का एक स्वाभिमान होता है, डिग्निटी होता है, उसके साथ, और सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान के साथ जी सके, जीवन यापन कर सके। ठीक है जी। बस इनकी यही मांग थी कि हमें सम्मान मिले, हमें हमारी जो डिग्निटी है उसे हर्ट ना किया जाए। बट द ट्रांसवेल गवर्नमेंट हाउएवर केम आउट विद अ बिल इन 1906, 1906 में देखिए वहाँ की जो सरकारें थी वो एक और बिल लाती है ताकि वो इंडियंस को और ह्यूमिलेट किया जा सके और इंडियंस को और नीचा दिखाया जा सके, उन्हें और उनके साथ दुर्व्यवहार और अधिक बढ़ाया जा सके। तो वहाँ की ब्रिटिश सरकार जो है एक और बिल लाती है। एवरी इंडियंस मैन एंड वुमन और चाइल्ड अबव द एज वाज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, गिव फिंगर एंड द थंब इम्प्रेशन ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब देखिए क्या बिल लाती है 1906 के बाद कि जितने भी बच्चे हैं 8 साल के बाद या फिर जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, वो अपना फिंगरप्रिंट और थंब इम्प्रेशन जो है एक रजिस्टर्ड में जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो है वो दें ताकि वह पता लगा सके कितने लोग हैं, किसका फिंगरप्रिंट कैसा है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म था यह इसलिए लाया गया ताकि वुमेन्स और इंडियंस को प्रताड़ित किया जाए और उसे पनिश किया जाए। देखिए, और इसमें आगे कहा गया कि जो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को नहीं भरेगा उसे एक ऑफेंस माना जाएगा और कह सकते हैं उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उसे भारत वापस भेज दिया जाएगा, उसको कह सकते हैं पनिश किया जाएगा। और इसके साथ साथ जिस व्यक्ति से यह पुलिस, मतलब वहाँ की पुलिस, यह कभी भी मांग सकती थी कि भाई तुम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दिखाओ, और उसको चेक करने के लिए वो कभी भी घर पहुँच सकती थी। इससे क्या है कि महिलाओं की जो इज्जत होती थी, महिलाओं का जो सम्मान होता था, एक पर्दा जो होता था, उसका वायलेशन है। तो वुमेन की डिग्निटी को भी यह वायलेट करती थी यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला बिल। तो इसको लेकर जो है बहुत विरोध होना प्रारंभ हो गया। ठीक है जी। एंड आस्क्ड टू प्रोड्यूस, और कभी भी अंग्रेजों के द्वारा कहा जा सकता था, उसके पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा कहा जा सकता था कि आप अपने जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दिखाएं, और इसको चेक करने के लिए वो कभी भी आपके घर घुस सकती है। तो इससे घर की मर्यादाओं का एक उल्लंघन होता। ठीक है जी। टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द बिल, गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग इन द एम्पायर थिएटर इन Johannesburg, and the passion of the people were greatly aroused, and they were determined to fight to the last to keep their honor and dignity. देखिए, जहाँ स्वाभिमान की बात आती है, सम्मान की बात आती है, ऑनर और डिग्निटी, उसके लिए लोगों ने अब लड़ाई जो है जारी रखना, उससे विरोध करना, उसकी क्रिटिसिजम्स करना, उससे फाइट करना जो है प्रारंभ किया। लोगों में उत्साह था। गांधी जी जो है कह सकते हैं मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं
एम्पायर थिएटर इन जॉनसन्सबर्ग में, जिसमें कि इन तमाम चीज़ों का चर्चा होता है, जिक्र होता है और अंग्रेजों के खिलाफ जो है गोलबंदी की जाती है। ठीक है जी। गांधी फिर वहाँ कहते हैं ओनली वन कोर्स ओपन टू दोज लाइक मी टू डाई बट नॉट टू सबमिट टू द लॉ। फिर गांधी वहाँ एक प्रतिज्ञा करते हैं, तमाम लोगों से वहाँ कह सकते हैं एक प्लीज लेवाया जाता है, मतलब वहाँ प्रतिज्ञा करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में मरना स्वीकार करेंगे, लेकिन इस नियम के आगे हम झुकना स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये गांधी जी उस वक्त प्रतिज्ञा लेते हैं और आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई वुड नॉट वायलेट द प्लीज, और वह इस बात को कह सकते हैं कि दावे के साथ कहते हैं किसी भी परिस्थिति में हम इतने कह सकते हैं कॉन्फिडेंट होंगे कि हम अपनी प्रतिज्ञा को किसी भी प्रकार से तोड़ेंगे नहीं, मतलब जो हम कसम खा रहे हैं उसे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है जी। एंड ईश्वर को साक्षी मानकर जो है वह इस प्रतिज्ञा को लेते हैं। ठीक है जी, कि किसी भी प्रकार से हमें इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे अपना फिंगरप्रिंट और कह सकते हैं फॉर्म नहीं भरना है। डिस्पाइट द अपोजिशन बाय द इंडियन ट्रांसपोर्ट लेजिस्लेचर पास द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल, इतने विरोध होने के बावजूद भी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल जो है अंग्रेजों के द्वारा पारित कर दिया जाता है साउथ अफ्रीका में। एंड गांधी लीड डेलीगेशन टू इंग्लैंड विद द व्यू ऑफ अपीलिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू वीटो द बिल। और गांधी जी फिर एक डेलीगेशन के साथ, मतलब एक डेलीगेशन के साथ वह इंग्लैंड जाते हैं, जिसके बारे में वो सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से हम इंग्लैंड जाकर इसका विरोध करें पूरे डेलीगेशंस के साथ, जिससे कि इंग्लैंड की महारानी या फिर उस वक्त के ब्रिटिश सरकार जो है इसका जो है इसे वीटो कर दे और इस बिल को जो है पारित ना होने दे। बट द एफर्ट्स फेल, लेकिन यह जो प्रयास जो है वो असफल हो जाता है। एंड इट वाज अनाउंस्ड दैट द न्यू लॉ वुड टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1907, लेकिन इनका प्रयास जो है असफल होते हैं, वो इस डेलीगेशंस के साथ जाने में भी अपनी बात ना मनवा सकने में, और तो और इसके साथ ही यह बिल पारित हो जाता है और इफेक्ट आता है, मतलब यह लागू होगा 1 जुलाई 1907 से। गांधी इवॉल्व अ न्यू टेक्निक नोन एज सत्याग्रह, ट्रूएस्ट फोर्स ऑफ इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ टू लॉन्च अ स्ट्रगल अगेंस्ट द एक्ट। और गांधी जो है एक सत्याग्रह मूवमेंट यहीं से प्रारंभ करते हैं, एक नई तकनीक, एक नई टूल को यह कह सकते हैं इनोवेट करते हैं, ईजाद करते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों का विरोध किया जाए, उसका सामना किया जाए। तो उन्होंने कहा सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, मतलब इंसिस्टेंस ऑन द ट्रूथ, सत्य पर अड़िग रहना। आगे एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं जिससे कहा गया पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन, संगठन बनाते हैं। ठीक है जी, जिसमें कि इंडियंस को कहा गया है कि बाइकॉट द परमिट ऑफिस, जो परमिट ऑफिस थे जहाँ रजिस्ट्रेशन होता था वहाँ उस चीज़ को बॉयकॉट, मतलब उस चीज़ का त्याग करने की वहाँ बात कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे अपना फॉर्म नहीं भरना है। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स ऑफ द ट्रांसफर गवर्नमेंट एक्सॉर्ट इंडियंस टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड, ओनली 509, मतलब सभी प्रयास कर लिए अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन मात्र 519 पीपल ही अपने फिंगरप्रिंट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरा था। लेकिन इसके बाद जब एजिटेशंस और तीव्र गति से बढ़ने लगा तो गांधी जी को जेल हो गई 2 महीनों के लिए ड्यू टू वायलेटिंग द रजिस्ट्रेशन लॉ। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज कितने चतुर थे कि गांधी एग्रीड टू मीट द जनरल स्टेमस, वह जो जनरल स्टेमस के साथ मिलते हैं। ठीक है जी, सेक्रेटरी ऑफ द कॉलोनीज था उस वक्त, जो सेक्रेटरी ऑफ द कॉलोनीज ऑफ साउथ अफ्रीका थे, तो उसके साथ मिलने के बाद गांधी जी को यह एश्योरेंस दिलाया जाता है, मतलब आश्वासन दिया जाता है किसके साथ, किसके द्वारा, तो जनरल स्टेमस के द्वारा जो है गांधी जी को यह आश्वस्त किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन लॉ वुड बी रिपील्ड इफ इंडियंस रजिस्टर्ड वॉलंटरली। कहने का मतलब है गांधी जी को यह कहा जाता है कि इंडियंस अगर अपनी इच्छा के द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरते हैं तो यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिपील कर लिया जाएगा, इसे वापस ले लिया जाएगा, इसे रद्द कर दिया जाएगा। गांधी एक्सेप्टेड द प्रपोजल, गांधी जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब गांधी वाज क्रिटिसाइड बाय द मेन इंडियंस, अब इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद कि भाई अगर अपने इच्छा से आप जो है कह सकते हैं कि इसे अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें फॉर्म भर रहे हैं अपनी इच्छा से, मतलब स्वतः इच्छा से, तो इसको लेकर जो है बहुत सारे इंडियंस जो थे जिन्होंने प्रतिज्ञा किया था, जो कस्में खाई थी, वह इसको लेकर उनमें विवाद हो गया और आपस में ही जो है कह सकते हैं फूट हो गई, एक तरह से कह सकते हैं। और इसको लेकर गांधी जी पर कह सकते हैं बहुत ही गांधी जी की आलोचना की गई और उसमें कह सकते हैं कहा गया कि आपने जनरल स्टेमस या अंग्रेजों के द्वारा आपने पैसा लिया है,
ठीक है जी। और एक बार कह सकते हैं जब गांधी जी जा रहे थे रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है अपनी स्वतः जो है इच्छा से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो एक पठान था, उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। अटैक इसलिए किया क्योंकि आपने प्रतिज्ञा और कसम को तोड़ा है। ठीक है जी। आगे है इस जो जनरल था स्टमस जो है बैक आउट फ्रॉम हिज वर्ड। जनरल जो है यह अपने बातों से मुखर गया, उन्होंने बिल को जो है वापस नहीं लिया। मतलब बिल को जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन लॉ था, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर फिंगरप्रिंट वगैरह, उसे उन्होंने वापस नहीं लिया और गांधी जी के साथ यह छल किया, धोखा दिया। तो गांधी रिस्टार्टेड हिज सत्याग्रह, गांधी ने पुनः फिर सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। He declared that the Indian would burn their registration certificate and humbly take the consequences। अब इसके बाद गांधी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब जिस लोगों ने स्वतः से भी इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरा है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अब जला दें, अंग्रेजों के सामने जलाएं। और अगर अंग्रेज आप पर लाठी चार्ज करता है, अंग्रेज की पुलिस पकड़ के ले जाती है, आपको जेल में डालती है, आपके साथ दुर्व्यवहार करती है, आपको पनिश करती है, आप उस पनिशमेंट को जो है स्वतः झेले बिना कोई उपद्रव मचाए हुए। तो वह सत्याग्रह की जो स्ट्रेटेजी थी यहीं से अप्लाई हुई। विनम्र भाव से उसे जलाना है और इस लॉ का हमें वायलेशन करना है। अगर कोई भी प्रताड़ना अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना है। आगे इन द मीन टाइम ट्रांसवर्सल गवर्नमेंट इनेक्टेड द इमिग्रेशन लॉ। इसी समय के बाद ट्रांसवर्सल गवर्नमेंट जो है इमिग्रेशन लॉ लाती है, एक इमिग्रेशन लॉ लाती है। ठीक है जी, कि एक्सक्लूडिंग न्यू इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया, ताकि नए जो भारतीय जो है कह सकते हैं साउथ अफ्रीका में जा रहे थे उसे रोका जा सके। आगे है एंड नंबर ऑफ प्रोमिनेंट इंडियंस लिविंग इन द नटाल टुक पार्ट इन द गांधी सत्याग्रह मूवमेंट एंड दे वेर अरेस्टेड। बहुत सारे जो है इस सत्याग्रह में जिन्होंने इस मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो इसमें सहभागी थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया, जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है जी। और उस जेल में उन्हें बहुत ही कठिन जो है हार्ड जो है काम करवाया जाता था और गांधी जी के साथ भी जेल में दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। बट द ऑपरेसिव पॉलिसी फेल्ड टू बिगिन द गांधी रिजॉल्व एंड हिज मूवमेंट। लेकिन जो ऑपरेसिव पॉलिसी थी, जो अत्याचार की नीति थी अंग्रेजों का, वह गांधी जी के मनोबल को तोड़ने के लिए इस मूवमेंट को रोकने में असफल सिद्ध होती है। गांधी मेड ए स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द इम्प्लीकेशन ऑफ द जजमेंट एंड आस्क्ड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द लॉ। गांधी जो है बहुत ही तगड़े तरह से इसका कह सकते हैं विरोध करते हैं और कहते हैं कि आप जो है लॉ में, कानून में संशोधन करें। He intensified his struggle and Indians women whose honor was at stake। और सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि भारतीय महिला भी जिनकी इज्जत कह सकते हैं, जिनकी स्वाभिमान खतरे में थी, वह भी इस जो है कह सकते हैं कि आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, एक्टिव पार्टिसिपेटेड। ठीक है जी। अब गांधी जी ने एक मार्च को लॉन्च किया, ट्रांसवर्सल बॉर्डर टू अ बिग कंटिंजेंटमेंट ऑफ सत्याग्रहीज एंड 2037 मैन थे, 127 वुमेन थे और 57 चिल्ड्रेन थे। इससे आप पता लगाते हैं कि मेन के साथ साथ वुमेन भी, मतलब पुरुष के साथ साथ स्त्री भी इस मूवमेंट में हिस्सा थी और बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। आगे है दिस रिजल्टेड इन गांधी अरेस्ट। इसके बाद गांधी जी को कैद कर लिया जाता है, उनकी कह सकते हैं कि जेल हो जाती है। एंड डिस्प्राइट द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट द इंडियन स्ट्रगल डिड नॉट लैकन। कितना भी अंग्रेजों ने जोर लगा लिया, कितना भी जुल्म ढाए, लेकिन भारत का जो और भारतीय लोगों का जो मूवमेंट था उसे बिकन ना कर सका, उसे आखिर उनके मनोबल को तोड़ ना सका और वह लगातार जितने भी भारतीय थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। इन इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले टूअर्ड थ्राउट इंडिया में जो है गांधी जी को के पॉलिटिकल गुरु भी माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने भारत में घुमा और इसका प्रचार प्रसार किया कि किस प्रकार से जो है इंडियंस के साथ साउथ अफ्रीका में भेदभाव हो रहा है। तो उस वक्त के इंडियन के वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। ये जो वाइसराय इंडियन के थे, इन्होंने एक डिमांड कर दिया इम्पार्शियल इंक्वायरी को लेकर कि आखिर कौन कौन से जुल्म जो है साउथ अफ्रीका में इंडियंस के खिलाफ जो है ढाए जा रहे थे। इनको जो इंक्वायरी के बारे में कहने के बाद बहुत सारे यूरोपियन भी इनकी जो है निंदा करने लगे और इनकी आलोचना करने लगे। Finally, estimates offered to make some compromise deal against the result with the major problems। अंत में जो वहाँ का जनरल था स्टमस, उन्होंने एक कंप्रोमाइज किया गांधी जी के साथ और अंत में अमेंडमेंट किया, संशोधन किया और जो है इसके साथ जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो गए। ठीक है जी। अब जैसे कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हुए जी, तो पॉल टैक्स ऑफ द 3 pounds ऑन द फ्रीड लेबर्स वर एबॉलिश्ड। और जो पॉल टैक्स लिया जाता था फ्रीड लेबर पर, वह जो है हटा दिया गया। और जो शादी विवाह होता था
अंग्रेज जो है इस शादी को अमान्य करार देते थे, मतलब कि जो शादी भारतीय संस्कृति के अनुसार होता था उस शादी को वहाँ लीगली जो है बैकअप नहीं था या इलीगल करार दे दिया जाता था। तो अब उस तमाम जितने भी इंडियंस राइट्स के अनुसार, मतलब इंडियन के अपनी परंपरा के अनुसार, अपनी नीति के अनुसार, अपने सांस्कृतिक धर्मों के अनुसार जितने भी शादी थे अब उसको मान्य करार दे दिया गया। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बियरिंग द होल्डर्स थंबप्रिंट वाज नाउ रिक्वायर्ड ओनली टू एंटर द यूनियन ऑफ द साउथ अफ्रीका। और जो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात थी वह अब सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड होगी यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका के प्रवेश में, अन्य कहीं भी जगह इसकी मांग नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से जो है सत्याग्रही और जितने भी लोग थे जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए उन लोगों ने इसमें संशोधन करवा के अपनी बातें मनवाने में सक्षम सिद्ध हुए। आगे है कि गांधी वॉज लवर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। गांधी को लवर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता था क्योंकि ये टू एंड फ्रो की नीति अपनाते थे, मतलब ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की नीति अपनाते थे कि चलो हमने 100 रुपया की अगर डिमांड रखा अंग्रेजों से तो अगर 50 भी मिल रहा है 25 भी मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करो। आगे जब हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़े, मतलब कि अगर हमने बिल रिपील करने की बात कही, अगर बिल रिपील नहीं हो रहा है मतलब रद्द नहीं किया जा रहा, अगर उसमें कुछ संशोधन किए जा रहे हैं तो उसे भी एक्सेप्ट कर लो, मतलब कुछ भी अगर मिल रहा है लड़ाई करने के बाद तो उसे हासिल करो। तो डीप सेंस इन द फेथ इन द ब्रिटिश लव ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। देखिए, और गांधी जी को बहुत ही कह सकते हैं भरोसा था अंग्रेजों के ऊपर, उनकी जो है जस्टिस न्याय व्यवस्था के ऊपर, और फेयर प्ले मतलब एक दूसरे के साथ सही तरीके से और नीति के साथ जो है खेलकूद करने का, खेलकूद प्ले का मतलब खेलकूद नहीं, मतलब वह नीति जो अंग्रेजों के द्वारा लागू की जा रही है अंग्रेजों के लिए, मतलब यूरोपियंस पॉलिसी जो था यूरोपियन लोगों के लिए, सेम नीति इंडियंस लोगों के लिए भी अप्लाई हो, तो इसे फेयर प्ले कहते हैं। वह जो ट्रेड की पॉलिसी जी, ट्रेड की रिवेन्यू सिस्टम है, बट जो है यह नीति जो है एक आयरनी सिद्ध हुआ कि मतलब भारत के लिए एक अलग ही नीति थी। किस प्रकार से भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंग्लैंड उसी प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ा, ठीक उसी प्रकार जो है साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ किस प्रकार से तो व्यवहार किया जाता था, तो और यूरोपियन जो है खूब मजे लूटते थे। ठीक है जी, तो ये सब पॉलिसी में उनको बिलीव था, इसलिए उन्हें यहाँ ब्रिटिश एम्पायर का लवर भी मानते हैं। आगे है कि गांधी हेल्प ब्रिटिश गवर्नमेंट इन बोयर बार हुआ था, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1899 में गांधी जी ने उनकी मदद की थी, जिसमें ऑर्गेनाइज किया था इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, मतलब इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स का कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किया गया था गांधी जी के द्वारा। इस तरह उन्होंने ब्रिटिश को बोयर बार में जो है मदद दिया था। बट सून गांधी डिटैचमेंट विद द ब्रिटिश बिगैन, लेकिन जितने भी कह सकते हैं जस्टिस और फेयर प्ले पर जो बिलीव था, उनकी नीति और सिद्धांतों, ब्रिटिश की नीतियों पर जो बिलीव था वो धीरे धीरे धराशायी होने लगा। जो आशाएं और आकांक्षाएं से जो रहता था का मतलब कि हम ब्रिटिश को अगर कह सकते हैं एजिटेशंस करेंगे, ब्रिटिश के सामने अपनी बातों को रखेंगे तो ब्रिटिश हमारी बात मानेगा, ये सब जो धारणा था वो धीरे धीरे टूट गया। और वो समझने लगे कि जब भी हम उनके सामने प्ली कोई डालते हैं, कोई पिटिशन डालते हैं तो वो बहरे हो जाते हैं, डीफ हो जाते हैं। फॉर हिम सत्याग्रह बिकम द लास्ट अल्टरनेटिव, और सत्याग्रह ही वह एक अल्टरनेटिव था जिससे कि अपने ग्रीवेंसेस, अपने कह सकते हैं कमियों को या फिर अपनी शिकायतों को अपने कह सकते हैं उनके पास रखा जा सके और उनसे लड़ा जा सके। ठीक है जी, तो स्ट्रगल इन द साउथ अफ्रीका डीपली इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। बाद में यही सत्याग्रह, नॉन वायलेंस कॉरपोरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, ये जितने भी मूवमेंट भारत में चलाए गए, तो सत्याग्रह और साउथ अफ्रीका में जो घटनाएं घटी वो गांधी जी के पूरे जीवन में और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है बहुत बड़ा एक रोल और फैक्टर प्ले करता है। किस प्रकार भारत आने के बाद इसी सत्याग्रह के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने एक टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह जो है अहिंसा का रास्ता अपनाकर राष्ट्र की आज़ादी में अपना योगदान दिया। तो गांधी जी के पूरे जीवन में सत्य और अहिंसा को एक वेपन्स की तरह, एक हथियार की तरह उन्होंने यूज किया अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में, अंग्रेजों का विरोध करने में। तो ये गांधी और कांग्रेस के बारे में आगे जाकर जो है स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल और भारत आकर किस प्रकार से वो ब्रिटिश का कह सकते हैं कि सामना किया। तो इस गांधी जी की साउथ अफ्रीका की जर्नी मैंने इसलिए बताना जो है उचित समझा क्योंकि ओरिजिन ऑफ सत्याग्रह कह सकते हैं या फिर किस प्रकार से उनकी लाइफ में जो नॉन वायलेंस मेथड ऑफ स्ट्रगल और एजिटेशंस जो आया उसका इम्पोर्टेंस कितना है आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जो है गांधी जी भारत वापस लौटते हैं, फिर गांधी जी में कौन कौन जो है भारत में आकर वो एक साल पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, उसके साथ साथ जो है
खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद सत्याग्रह में वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर धीरे धीरे गांधी जी का इन्फ्लुएंस बढ़ता है कांग्रेस के ऊपर, तो धीरे धीरे पूरे के पूरे कांग्रेस का फिर रीयूनिफिकेशन किया जाता है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। हम लोग आज इस वीडियो में जाना कि गांधी जी का योगदान साउथ अफ्रीका में क्या क्या था, उनके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया। सो डेट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।